गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। दी अदर डे हम कहीं बैठे हुए थे, हमें किसी ने कहा आप ब्रांड हैं, तो आज हमने सोचा कि हम इस पे बात कर लेते हैं। वैसे तो हम नहीं हैं, लेकिन ट्रीट हम नहीं किया उन्होंने हमें ब्रांड की तरह, लेकिन चलें। कहते हैं तो मान लेते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल है, अक्सर ये बात हो रही होती है ना कि जी वो शख्स तो ब्रांड है, वो जो एक वर्थ होती है ना किसी शख्स की, आज हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सबीन आपसे मैं सवाल करता हूँ, फॉर श्योर नाज़रीन से तो है ही है, कि जो हम कहते हैं ना अपनी वर्थ बनाना, तो कैसे अपनी वर्थ बनाई जाती है, ब्रांड कैसे बनाया मुझे जाता है लगता अपने है आप को? कि आप अपने आप को कैरी जिस तरीके से करते हैं किसी भी जगह के ऊपर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बारे में क्या बात करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाते हैं, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को आप कैसे मेंटेन रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुएब, मैं एक रील देख रही थी कल, और एक ब्रांड की ऑनर थी। ओके। अब वो ब्रांड को बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत ज़बरदस्त उनका काम मुझे जनरली बड़ा पसंद है। अब उन्होंने एक एक्ट्रेस को बुलाया हुआ था अपना स्टोर विजिट करने के लिए, और जब वो स्टोर विजिट करवा रही थी तो जो उनका जो ब्रांड ऑनर थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगी। ठीक इन द सेंस कि जो उनके वर्थ थी, जो उनके काम की वर्थ थी, वो उस तरह से उसको उतना कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनसे ऊपर कोई शख्स है जो कि इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, और वो वहाँ पर उसका उन पे इन्फ्लुएंस हो गया। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मतलब मैं देखने वाली, मैंने उसको देख लिया, और मुझे उनसे काम से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो सेलिब्रिटी में बढ़ गया, और मैं काम तो वहीं रह गया कि अच्छा आपने सेलिब्रिटी को ऐसे उठा दिया वहाँ पे और आपका काम वहीं रह गया। अब वो एक ड्रेस जब वो सेलिब्रिटी उठा रही थी तो शी वाज लाइक ये तो मैंने बनाया ही आपको देख के है, ये आप ही मेरे माइंड में थी तो ये मैंने ड्रेस बनाया था। सेकेंडली उसके बाद शी वाज लाइक उन सेलिब्रिटी ने तारीफ की कि आपका काम मुझे पसंद है, आपके काम की बात हो रही है। यस। एंड शी वाज लाइक आप तो वैसे बड़े बड़े ब्रांड्स पहनती हैं, आपने मेरे काम की तारीफ कर दी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये कुछ जुमले होते हैं जो आपकी वर्थ को कम करते हैं, आपको ब्रांड नहीं बनने देते, ये आपकी वर्थ को कम करते हैं किसी भी जगह पे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपका काम बोलता है, तो यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, और आपने किस तरीके से अपने उस ब्रांड को लेकर चलना है, सो दैट जो दूसरा शख्स है उसको भी एक रिस्पेक्ट फील हो, लेकिन आपका काम बोले, उसकी वर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। वेरी ट्रू। और इसमें हम देखते हैं सभी कि जब नया कोई बिजनेस आ रहा होता है, चूंकि आज हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। तो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले। बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने वो रेस्टोरेंट ओपन किया, बड़ा वायरल उनका वो रेस्टोरेंट हुआ। तो उस पर जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि अच्छा आपने स्टार्ट किया, थोड़ा बताएं चैलेंजेस क्या रहे, तो हम उस पर जब डिस्कशन कर रहे थे और उसकी मार्केटिंग की बात हुई, तो उन्होंने मुझे ना अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाया उस रेस्टोरेंट का कि देखो किस तरह इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे रीच आउट किया हुआ है। तो पूरे जो एक साइंस थे मुझे समझा रहे, साथ ही वो जो मैसेजेस आए हुए थे ना, वो मैसेज ऐसे थे कि जिस पे मैंने वाकई सोचा कि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के लिए क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसे ये बावर कराएं कि नहीं, आप होंगे इन्फ्लुएंसर, आपका काम होगा, लेकिन मेरी अपनी एक वर्थ है, ये रेस्टोरेंट या मेरा काम ये बिल्कुल एक इसकी एक आपको बिच वर्थ नहीं है, जाना होता, नहीं बेचना। ये सबसे जरूरी। आपको बिचना नहीं है। आपके सामने कितना ही बड़ा सेलेब, देखें आप अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम किसी किसी न किसी कैपेसिटी में। कैपेसिटी में। और ठीक है, फेम दौलत ये अल्लाह की देन होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ना किसी के पैसे पे क्वेश्चन करें। हराम हलाल का फ़र्क तो चलें एक साइड पे रखते हैं, लेकिन साइड पे नहीं नहीं रखते वैसे। नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव से, वो ओके। अल्लाह उस बंदे का भी मामला है, मैं ओके। मतलब मैं उस तरह से बात नहीं कर रही, लेकिन मैं वैसे बात करूँ ना, अक्सर लोग कहते हैं ना अच्छा उसके पास फेम, देखिए अल्लाह की देन है। हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात देने वाली भी है, अल्लाह की ज़ात लेने वाली भी है। उसमें आपको आपके पास चाहे शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जो उसके पास ना हो, वो कोई पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो आपके पास और किसी दूसरे के पास नहीं है, तो आपकी भी वर्थ उतनी ही है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिछना नहीं है किसी के आगे, झुकना नहीं है किसी के आगे, अपने काम की वैल्यू आपने खुद बनाना। और शुभ, आपने नोट किया होगा जो बड़े ब्रांड्स हैं, आप उन बड़े ब्रांड्स के ऑनर्स को देखें, यस। उनको रीच आउट करते हैं इन्फ्लुएंसर, उनके यस। काम को वो एब्सोल्युटली। मतलब लेना चाह रहे होते हैं, दिखाना चाह रहे होते हैं, लाइक कि हमें मौका दिया जाए। और एब्सोल्युटली। आपने उन ऑनर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड में उसको कहूंगी, आपने देखा वो कैसे कैरी करते हैं अपने आप नो को। डाउट अबाउट इट। और इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक इन्फ्लुएंसर उनकी शादी हुई, मरियम राजा की, और जिस तरह से उन्होंने उनकी शादी उन्होंने कैरी किया अपने आप को, और उसके बाद जो ब्रांड उन्होंने चूज़ किया अपने उस वेडिंग आउटफिट के लिए,
उन्होंने खुद उनसे फिर कोलैबोरेशन भी की और उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे बच्चे हैं जिस तरीके से काम करें, हालांकि बहुत बड़ी ब्रांड की ओनर, और उस तरह से उन्होंने भी कोलैबोरेट किया तो उसमें हमें हमेशा वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नजर आया, कोई बिचने वाला एलिमेंट नहीं है, कुछ और उस तरह की बात नहीं है। और जो ग्रोथ को देखते हुए आगे बढ़ने के पर्सपेक्टिव में कि डिफरेंट जनरेशंस हाउ दे कैन वर्क टुगेदर, तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि नो मैटर व्हाट ब्रांड यू आर वर्किंग विद, वो जो ब्रांड है ना उसकी एक वैल्यू को अंडरस्टैंड भी करना है, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है, अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करना है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर रिस्पेक्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। मेरा जुमला इतना ख़राब हो गया था, मुझे लगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बट एनीवेज ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ा अच्छा उसको करेक्ट भी कर दिया, बट ये चीज़ें आज इस बारे में हमने सोचा कि बात ज़रूर होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं शुभ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हम ज़रा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ज़रूरी है कि इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाएं किसी भी महफिल से कि जहाँ पर आप ये देखें कि अच्छा ये फ़लाने इन्फ्लुएंसर की ये बात है या फ़लाने सेलिब्रिटी के ये व्यूज़ हैं, और आप इतना इन्फ्लुएंस होता है उससे कि आप उस पर चाहे यकीन रखते हो उस बात पे या ना रखते हो, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अक्सर जो है ना, आप बाद में पूछते हैं ना, आप जब उनसे पूछते हैं कि क्या आप खुद ये बात सोच रहे हैं कि नहीं वो फलाने ने ये बात की थी। सो ये कितना ज़रूरी है इन चीज़ों पे को देखना कि वर्थ आपकी इसी तरह बनती है कि आप अपने व्यूज़ के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपने दूसरे की बात को सुनना है, सो दैट आपको थर्ड पर्सपेक्टिव भी मिल सके। लेकिन जब आप व्यूज़ की बात करते हैं तो आपने अपने व्यूज़ के साथ स्टिक रहना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके व्यूज़ बिल्कुल ठीक है, किसी भी महफिल में किसी भी जगह पे अपनी वर्थ बनाएं, अपनी वैल्यूज़ के साथ जाएं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना कि किसी दूसरे का। लेकिन एट द सेम टाइम उस व्यू के साथ, उस ओपिनियन के साथ जरूरी नहीं है कि झगड़ा भी करना है। हाँ, लड़ना वड़ना नहीं है। बहुत जरूरी है। पता चले फड्डे करके बैठ जाओगे जी, फड्डा वड्डा नहीं करना, और जो हालात हैं उसमें तो बिल्कुल फड्डा नहीं करना, आपने रिस्पेक्ट करनी है, यही बात हम कह रहे हैं। अगर फड्डा हो जाए, मैं तो सीधी सादी बात करता हूँ, कोई आपसे बहस कर रहा है, लड़ रहा है, कह रहा है हाथी उड़ता है, कहना है उड़ता है, कल मैंने खुद देखा था, मामले में तो आप यही खत्म बात। हाँ, कोई जरूरत नहीं फड्डा करने की, बहस करने की। अपने उस ओपिनियन के साथ आप रास्ता अपना अलग कर ले, चुके वरना खाम खाइनो रिश्ते मुतासिर होते हैं, काम मुतासिर होता है, ग्रजेस पैदा होते हैं, और खुदा ना खास्ता एनी वीक मोमेंट कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। तो बड़ा जरूरी है कि अपने ओपिनियन के साथ रिस्पेक्टफुली आप आगे चल रहे हो। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up now with extra fizz। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
smile, Miranda style. एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अपनी पहचान अपनी शनाख्त को मिटाकर यार के वजूद में जज्ब होना इश्क का वो खेल है जो अपने अंदर सफ़र भी है और मंजिल भी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई। सूफी तो वह है जो फिक्र करता, जो फिक्र करता उसको खुद परखता है, और जो परख लेता है उसको अपना इरफान बना के दूसरों में बांटना शुरू करता है। ओ दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। इस तारों में वो बात होती है कि जी देखें वो जो सस्सी है जो थल में जाना, अब थल जो है या सहरा जो है वो एक हलाकत का एक वो मकाम हलाकत है सूफिया में, कि आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको सफरिंग ज़रूरी है आपके। निमाए मैनू खेड़े आंधी कल ना मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi. हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊँ यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. करो स्माइल मिरांडा स्टाइल। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up, now with extra fizz. वाह। Because I'm happy, I don't smile,
style. एक्स्ट्रा चीज सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट, हमारा ये सेगमेंट जो कि आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जिसमें आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट वर्क है। ये है लीफ आर्ट, जिसमें एक पत्ते पे ओरिजिनल पत्ता है जिसपे खत्ताती हुई है और जिसपे आयत कुनंदा, और ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट पीस है। आज हम इसके आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। कितना खूबसूरत है, इस पे जितनी भी बात करें, क्योंकि देखिए एक पत्ते को इस तरह से प्रिजर्व करना और उसके बाद उसके ऊपर आर्ट क्रिएट करना, ये वैसे ही बड़ा मुश्किल काम सोच के लग रहा होता है, बट देखिए करने वाले फिर ये वही बात है कि अल्लाह जिसको जिस सलाहियत से नवाज दे और वो उसको आगे निखारे। एब्सोल्युटली। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। मुल्तान से इस आर्टिस्ट का ताल्लुक है। मोहम्मद खुर्रम नईम साहब 2 दहाइयों से माशाल्लाह वही काम कर रहे हैं। वालिद साहब से उन्होंने सीखा था, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। सो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हम तो बहुत अरसे से इस आर्ट को देख रहे हैं, बहुत सी जगहों पर देख रहे हैं। किसी दुकान पे जाएं वहाँ भी नज़र आता है हमें, बहुत डिफरेंट स्पॉट्स पे ये आर्ट अब तो नज़र आता है, और जब देखते हैं तो वो आपका ज़रा काम होता है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कितने बनाए, चूँकि आपने तो हज़ारों की तादाद में ज़रा बनाए और आपने काम किया। आगाज़ क्योंकि आपने वालिद साहब से सीखा, तो वालिद साहब क्या स्टार्ट किया था उन्होंने, ये किस तरीके से आगाज़ हुआ इसका? जी एक्चुअली मेरे वालिद साहब ने तो एक हॉबी थी, शौकिया उन्होंने सीखा। क्योंकि हम लोग सर चौधरी फैमिली से हैं तो हमारा तो ज़्यादा इसमें नहीं था, लेकिन हमारे वालिद साहब को शौक़ था, उन्होंने ये सीखा। फिर उनको मैं देखता था बचपन में वो काम कर, उनके एज ए हेल्पर मैं था, काम करता फिर मुझे भी एक शौक़ हुआ, फिर मैंने भी इसे अपना प्रोफेशनल बना लिया। तो फिर उनसे मैंने सीखा, तकरीबन 20 साल से ये मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ओके, अच्छा क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बताइएगा। कैसे आप प्रिजर्व करते हैं, पत्ता कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आर्ट कैसे उस पर क्रिएट होता है, द होल प्रोसेस? एक्चुअली ये एक ओरिजिनल पीपल का पत्ता होता है, इसको हम लोग दरख्त से तोड़ते हैं, सही, पानी में डाल के इसको साफ़ किया जाता है ताकि इसकी डस्ट वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाए। सही। फिर काफ़ी सारे ड्रम एक में डाल के, मैं काफ़ी सारे लीफ को ड्रम्स में डाल के इनको आग के ऊपर रख के मैंने मैं बॉयल करता हूँ। तकरीबन इतने मैं इसको बॉयल करता हूँ कि इसकी ग्रीन क्लोरोफिल अपनी जगह छोड़ जाए। सही। पानी का कलर भी इसका ग्रीन होना शुरू हो जाता है, लीफ भी खुद ब खुद उछलने कूदने शुरू हो जाते हैं। तो इससे मुझे भी महसूस होता है कि अब इसका कलर आ गया और इसकी स्किन हटती जा रही है। फिर जो इनकी वेन्स हैं, मैं इनको उठाता हूँ, ड्रम को एक दरख्त के नीचे रखता हूँ, ऊपर से मलमल के कपड़े से बांध के इनको मैं रख देता हूँ। कम से कम 15 दिन 20 दिन इनको रखा जाता है और इनको वक्तन फ़वक्तन मैं चेक करता रहता हूँ। फिर इन ब्रश से इसको क्लीन करते हैं, एक एक पत्ते को निकाला, टूथ ब्रश के साथ इसको क्लीन करते हैं। टूथ ब्रश के साथ ये होता है कि थोड़ा इजी रहता है, किसी और ब्रश से करें तो इसकी वेन्स सारी फट जाती हैं। उसके करने के बाद एक ड्रम रखा हुआ होता है, उसमें नॉर्मल सा पानी होता है, उसमें ब्लीच भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं, उसमें हम इसे डीप करके वाइट करते हैं। फिर हम एक नॉर्मल सा और ब्लीच में रख के इसको ब्राइटनेस देते हैं। फिर इसको पंखे के नीचे रख के ठंडा किया जाता है। क्योंकि सर अगर हम इसे धूप पे रखेंगे तो इसकी वेन्स ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाएंगी, वो खुद ब खुद टूटनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जब ये बिल्कुल सर ड्राई हो जाती हैं तो इनकी साइडों पे हम लोग सर मिट्टी का तेल और गीलू का एक कोट दे देते हैं ताकि इनकी साइडें बिल्कुल क्लोज हो जाएं, ना ये फटे ना ये ख़राब हो। तो इसकी जब वेन्स बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं फिर हम इसको देखते हैं जो हमारे काम को होता है, क्योंकि काफ़ी सारे तो फट भी जाते हैं, कुछ साफ़ करने के दौरान, कुछ बॉयल करने के दौरान ये फट जाते हैं। फिर जो होते हैं उनके ऊपर इसको हम लोग वाटर कलर, फ्लोरेसेंट, जर्मन और क्यूबा कलर से ये काम होता है। और इस लीफ के हिस्ट्री ये है कि हज़रत नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान मजीद आया तो कातिबों ने पत्तों पे लिखा, खाल पे लिखा, कपड़े पे और दरख्त के छिलकों पे।
तो ये उस दौर की अक्कासी को भी सर ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप आगे लेकर चल जी रहे हाँ, हैं मैडम। और वाकई बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ है और अब तो जाहिर है एक तरह से आम भी होती जा रही है और जी हाँ। जैसे शुएब ने भी बताया कि आपका ही काम है जो हम देख रहे होते हैं हर जी जगह हाँ, पे जी। चल रहा होता है। क्या Overall- आपके अलावा भी कुछ अब लोग हैं जो काम कर रहे हैं नहीं जिन्होंने- सर, सिर्फ मैं ही आप और ही मेरे कर रहे वालिद हैं? साहब, हम जहाँ लोगों आप ने ये भी- काम देखेंगे तो वो खुरम साहब का काम जी है हाँ, माशाल्लाह। सर। अब आपने मैंने देखा है कि मोस्टली ये 3 कलर्स का ही आप इसमें इस्तेमाल जी कर रहे हाँ, होते सर। हैं, ये क्यों? इसमें आपने वेरिएशन क्यों नहीं रखी हुई, या वो सिग्नेचर स्टाइल बन गया अब ये? नहीं, सिग्नेचर स्टाइल भी, और दूसरा ये है कि सर अगर हम बिल्कुल ब्लैक देंगे तो वो इसमें अट्रैक्शन नहीं आएगी, वो सही। ब्लैक की। इसमें कलर कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसमें थोड़ा अट्रैक्शन आ जाती है, ओके। वो कलर्स लुक लाइक भी होती है और इसकी राइटिंग भी थोड़ी ब्राइट हो जाती है सर। अगर हम सिर्फ बिल्कुल इसको प्लेन ब्लैक करेंगे तो वो उसके नज़र नहीं आएगा, ओके। क्योंकि उसके जो होती है लीफ में तो वो उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। सही। तो कलर्स के साथ इसकी थोड़ी नहीं, लेकिन कोई और कलर्स क्यों नहीं इस्तेमाल होते? येलो हम देख रहे हैं, येलो है इसमें, ऑफ ग्रीन, वाइट, मेहंदी ग्रीन सा है। हाँ, हाँ जी। हाँ, Orange मेहंदी सा है। ग्रीन है, अच्छा हाँ। हाँ जी, पहले जो हम लोगों ने किया था तो वो ग्रीन और मैंने पिंक कलर रखा था। सही। तो ये है कि सर इसकी जाली इतनी यानी कि नरम होती है कि इसके ऊपर हम ज़्यादा हार्ड कलर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके ऊपर वाटर कलर और फ्लोरोसेंट ही रुकता है। ओके। इस वजह से सर इसके ऊपर कलर लगाना लाजमी होता है। अगर हम इसके ऊपर अट्रैलिक कलर का टच दे दें तो वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग हो वैसे थोड़ा जाएगा। पिंक कलर का, पिंक वाटर कलर या नहीं, वो तो अपनी अपनी सिलेक्शन होती है यानी कि। अच्छा, लेकिन मैं यही देख रही हूँ कि आपका जितना आर्ट यहाँ पे है, आपने एक अपना सिग्नेचर स्टाइल जी बनाया हाँ, हुआ है। और ये भी अच्छी चीज़ होती है कि आप कहीं भी फिर वो आर्ट देखते हो तो आपको पता होता है कि ये इस आर्टिस्ट का आर्ट है, क्योंकि उसमें उसी का सिग्नेचर स्टाइल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप और आगे फैमिली में और भी लोग इसको लेकर चल रहे हैं, इस आर्ट को? नहीं, मेरे बात तो अभी कोई भी नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अपने बेटे को मैं ये इंशाल्लाह। कैलीग्राफी आपने वैसे खुद बचपन में अब्बू से सीख ली थी? जी हाँ, मैंने अब्बू उन्हीं से सीखी थी, वो करते थे। और अब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है कि ख़राब ना हो, चूँकि हम देखें जिस तरह से आपने उसको फ्रेम किया होता है, बिल्कुल एयर टाइट होता होगा ज़ाहिर है। जी हाँ सर, इसका ये है कि सर अब इसको फ्रेम कर दिया है तो इसको ख़राब होने के तो इसके चांसेस है ही नहीं। ओके। क्योंकि जब ये क्लीन करने के अंडर प्रोसेस ये हो जाता है ख़राब, उसमें काफ़ी सारे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। जब ये सर एक कंप्लीट हो जाता है, फ्रेम हो जाता है, तो ये 100 साल भी लग रहा है तो ये कहीं नहीं जाता। ओके। अब एक पत्ता जब आप पीपल के पेड़ से तोड़ते हैं और ये जब इस फ्रेम की सूरत में आता है, इस पूरे प्रोसेस में कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन सर बॉयल करने में, साफ़ करने में तो 20 डेज आते हैं। बाकी इसके ऊपर कलर करने में, राइटिंग करने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है सर। ओके, तकरीबन 1 महीने में एक महीने में जाके ये एक पीस कंप्लीट होता है सर। तो कितनी मेहनत का काम है, अदरवाइज हमें तो एहसास भी नहीं होता, बाजुकात आर्टिस्ट की मेहनत का हमें नहीं पता होता कि जी हाँ। कितना मुश्किल एक आर्ट है जो कि वो क्रिएट कर रहे हैं ओवल। अब और ज़ाहिर है क्योंकि आप काम कर रहे हैं 20 सालों से, आपने प्रॉपर इसे प्रोफेशन बना लिया अपना, अपने इस आर्ट पीस को, इस आर्ट वर्क को। सो लोगों तक पहुंचना ज़रा इतना मुश्किल नहीं रहा, चूँकि अब लोग समझते हैं इस काम को और जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। बट स्टिल वो जो कहते हैं ना कि एक अर्निंग का एस्पेक्ट जुड़ा होता है, सो उसके लिए क्या आपने कोई स्टोर बनाया, क्या आपने ऑनलाइन ऑर्डर्स लोगों को डिस्पैच करते हैं, किस तरह से आपने इस बिज़नेस को ट्रांसलेट किया कि इनकम अच्छी आए? जी सर, स्टोर तो नहीं, बस अपने घर में ही करते हैं, छोटी सी बैठक के अंदर। ठीक है। दूसरे ये कि मैं खुद इसे लेके चला था, और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मैं PTV का सर, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने 3rd टाइम मुझे चांस दिया। माशाल्लाह जी। फर्स्ट टाइम मुझे सैयद तौफीक हुसैन शाह साहब ने चांस दिया था। उस वक़्त मैंने केले के दरख्त के तने पे काम किया था। माशाल्लाह। तो उसके दरख्त का तना जो होता है वो प्याज के छिलकों की तरह खुलता है सर, उसमें तो लकड़ी होती नहीं है। तो उसे भी इसी प्रोसेस से हम लोग गुजारते थे, साफ़ करते थे, फिर ड्राई करते थे, फिर उसके ऊपर गिलू का एक पेस्ट लगा के हार्ड पेड बनता था, फिर उसके ऊपर काम करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस लीफ पे काम किया, और अब सेकंड टाइम भी शुएब साहब आपसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने आपको होस्ट किया 4 साल पहले PTV न्यूज़ पे। हाँ जी हाँ सर, PTV में उस वक्त हुई थी सर। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि हम जैसे छोटे आर्टिस्टों को आप चांस देते हैं। काम भी बहुत प्यारा है, तो हमारा इसके ज़रिए कुछ हमारी पहचान बनती है। माशाल्लाह। नहीं, आपका काम आपकी पहचान है, सबसे बड़ी बात तो ये जी यहाँ के थ्रू ये है कि ऑडियंस तक आपकी आवाज़, ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी आवाज़ पहुँच जाती है। वी आर ऑनर्ड, और आप जैसे और बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो यहाँ पे आते हैं, ये प्लेटफॉर्म हमेशा कहते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आप लोगों के लिए ही है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इस आर्ट को चेंज होते हुए भी देखा, कोई चैलेंज फील किया? बिकॉज आर्ट भी बड़ा चेंज हो गया है अब, स्पेशली सोशल मीडिया के लिहाज से। अब तो तस्वीरें लगानी है आपको, एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब तो AI का दौर आ गया है, ये गूगल का दौर आ गया है, हैंडमेड आजकल बहुत कम रह गया है, और हैंडमेड की पसीराई करना
आप लोगों पे और दूसरे लोगों पे भी है कि देखिए सबसे पहले तो हैंडमेड ही आया था, ये एआई और गूगल तो बाद में आई है। ये चैलेंज तो उस वक्त था जब मैं सीख रहा था, उस वक्त ये बड़ा मुश्किल था, समझ नहीं आता था कि इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे साफ़ किया जाएगा। फिर वालिद साहब से बात हुआ, डांट भी आती थी कि ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो करते करते हम लोगों ने। सो पीपल का पत्ता ही क्यों, कोई और पत्ता क्यों नहीं? सर इस पीपल के पत्ते की ये है कि सर इनकी रगों में अल्लाह ताला ने एक जान रखी हुई है, ये बड़ी जल्दी ख़त्म नहीं होती। बाकी हम कोई भी पत्ता ले लें तो वो उसकी रगें जो होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ओके। पीपल का पत्ते का एक तो साइज़ बड़ा होता है और शेप भी बड़ी यूनिक जी हाँ, है। शेप है। दूसरा सारे पत्तों की इसको होती है खैर। जी हाँ सर, दूसरा ये कि इसके शेप के बाद साइज़ है, प्लस ये है कि इसकी रगों में जान अच्छी है सर। ओके। और चूँकि देखें छोटी आयात कैलीग्राफी और इस तरह से, तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई डिमांड आती है कि हम ये आयत चाहते हैं? हाँ, कस्टमाइज कर देते हैं हम लोग सर। क्या बात है, ज़बरदस्त। और वो ऑर्डर करने के लिए कैसे आपसे रब्ता लोग कर सकते हैं? कुछ लोग तो सर मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, काफ़ी जगह पे मैंने अपने दिए हुए हैं, ठीक है, वो ड्रॉप कर देते हैं, उनको बना के वहाँ मैं खुद ही डिलीवर कराता हूँ। एग्जीबिशंस भी करते हैं आप लोग? नहीं सर, एग्जीबिशन का मैम अभी तक किसी ने कोई चांस ही नहीं दी, अपने तौर पे ही चल रहा हूँ। मुझे लगता है एग्जीबिशन की शायद ज़रूरत इसलिए भी नहीं रही कि पूरे मुल्क में आपका आर्ट पहुँच चुका है। मैंने खुद ही बहुत पहुँचा दिया। आपने खुद ही बहुत पहुँचा दी है। वो ज़ाहिर है हम देखते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक थीम पर, तो फिर एग्जीबिशंस हेल्प आउट करती हैं। तो माशाल्लाह आपका काम बड़ा स्पेसिफिक है और उसमें आपने थ्रू आउट नेशन वाइड पहुँचा ही दिया इस काम को कि आप जिस शहर में जाएंगे आपको वाकई काम नज़र आ रहा होता है वहाँ पर। इसलिए भी शायद आपको लगता है कि उस तरह गुंजाइश नहीं है या ज़रूरत नहीं है एग्जीबिशंस की। पर इंटरनेशनली, क्या इंटरनेशनली भी जाता है काम आपका? नहीं, इंटरनेशनली तो मैं आज अभी काम नहीं पहुँचा वहाँ तक। होता है ना यहाँ से कोई लेकर चला जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपने समहाउ भी डिस्पैच नहीं किया या ऑर्डर्स वहाँ से नहीं आए? नहीं, वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं आया और मैं कुछ कह नहीं सकता कि कोई मुझसे लेके या किसी ने आगे किसी को कोई गिफ्ट की हो, कोई लेके गया हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो आपने कैलीग्राफी की है, ये भी आपने ज़्यादा जो इस्तेमाल किया ब्लैक कलर ही इस्तेमाल किया कैलीग्राफी? जी हाँ मैंने। ये कौन सा पेंट है? ये सर जर्मन और क्यूबा कलर है जो ब्लैक है। ओके। ये कोई डिफरेंट पेंट होता है? जी, ये कलरों की दुनिया में कलर हैं, जर्मन और क्यूबा कलर। जर्मन और क्यूबा कलर, ये शेड होता है? शेड होता है, ये ट्यूब्स में आते हैं, इनको मिक्स करके करना पड़ता है। जर्मन और क्यूबा को मिक्स करते हैं? क्यों? कि वो इसके ऊपर रुक सकता है सर, वो इसके ऊपर रुक सकता है, बाकी तो निकल जाते हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना वो कलर के शेड को भी पहचानता है। ये भी एक बड़ा, हमारे तो ब्लैक ही था, बड़ा आर्ट होता है। हमारी नज़र में तो ये ब्लैक ही था, वैसे उसके ऊपर ऑरेंज था और मैं तो येलो समझ रही थी, इसने कहा कि नहीं मैं तो मेहंदी सा कलर। हाँ, नहीं हम अभी स्पेसिफिकली कैलीग्राफी की बात करें तो वो जो ब्लैक बड़े कलर है रिफ्रेशिंग लग रहे हैं ना कलर्स हाँ। उसके ऊपर। लेकिन जिस तरह आपने उसको कहा ना कि वो जर्मन क्यूबा को मिक्स करके पूरा एक आर्ट है। और दूसरा कुरान मजीद के हरूफ भी ब्लैक हैं सर। बिल्कुल। तो क्या इसके अलावा भी कुछ काम कर रहे होते हैं, जिससे आपने पहले केले के छिलके पे किया, तो आप ट्राई कर रहे होते हैं डिफरेंट। आर्टिस्ट कहाँ बैठते हैं जी? आर्टिस्ट इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती है। सो आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा आजकल? सर इसके अलावा सर इंशाल्लाह ताला मैं एक और नया प्रोसेस कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द फिर उस पे आपसे मुलाकात होगी। तो वो बताएं ना, हल्का फुल्का सा तो बताएं ना। बस सर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये डर होता है वैसे वाकई आपके काम को बाकी कॉपी कर लें आपसे पहले? नहीं, बस आर्ट तो कॉपी कोई कर ही नहीं सकता। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डिग्री वर्सेस स्किल्स, दिस इज द टॉपिक जिस पे कई अरसे से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात होना शुरू हो चुकी है, काम होना शुरू हो चुका है। स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा होता है कि सॉफ्ट स्किल्स एंड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एज वेल, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, डिग्री के साथ वो इंटर्नशिप्स, वो जो आप अलाइंड होते हैं इंडस्ट्री के साथ, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? You want to say something? I don't want to say anything. Okay. मिसेस अमीन, जब आप डिग्री कर रही थी उस वक्त इसका रुझान था, मतलब चंद साल पुरानी बात है सही, लेकिन है तो सही ना? मुझे लगता है कितना ज़्यादा रुझान नहीं था, और शायद ये चीज़ अब वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के, मैं क्योंकि मैं अपनी फील्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, अब वो ये चीज़ फेस नहीं कर रहे, ये चैलेंज नहीं है उनके लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के लिए उनको काफ़ी टाइम मिल रहा है, स्पेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। विद इन यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, विद इन यूनिवर्सिटी मिल रही है शुएब। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी कितनी सपोर्टिव है कि वो बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए स्पेस दें,
उस इन्वायरमेंट से, यूनिवर्सिटी से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसी में ही उनको प्रैक्टिकल फील्ड में जाने दें, टीचर्स सपोर्टिव हों, डिपार्टमेंट सपोर्टिव हो। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं। तो 4 साल जब आप एक ही यूनिवर्सिटी के माहौल में हैं और उसके बाद आप जब ग्रेजुएट करके बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इंटर्नशिप करते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए, तो आपको 2-3 साल तो स्टेबल होने में लग जाते हैं। और वही अगर 4 साल की आपकी डिग्री है और 1 साल के बाद ही आप अपनी प्रैक्टिकल वर्क, तो आप जब ग्रेजुएट करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आपको आगे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने खुद अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की, बट मेरा डिपार्टमेंट, मेरी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे कि मैंने साथ ही अपना रेडियो का करियर किया, मैंने साथ ही टीवी करना आसान नहीं है, मैंने टीवी में ट्रेनिंग की उसी अपनी डिग्री के साथ और अपनी डिग्री मैंने कंप्लीट की। सो ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये कितनी अच्छी बात है, देखिए आपकी डिग्री और आपकी जॉब अलाइंड है, लेकिन हमारे बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री एंड जॉब आर नॉट अलाइंड। प्रोफेशन कुछ और है जिसमें अभी वो हैं, हालांकि जो उन्होंने सोचा था, समझा था, पढ़ा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। सो ये भी बड़ा एक अहम इशू है कि हम क्यों इस तरफ को हैं कि डिग्री कुछ और होती है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और हो रहा होता है। इस पर आज हमें बात करनी है, हमें ज्वाइन किया एजुकेशन से डॉक्टर फ़ायज़ा खालिद। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आप भी इसी सोच के साथ बच्चों को आप तैयार कर रही हैं कि वो जो डिग्री, वो जो डिपार्टमेंट है वो अलाइन हो मार्केट के साथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, करियर के साथ? बिल्कुल। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो है इसको रेस किया है और एग्जैक्टली आजकल हमारी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर करिकुलम को बार करिकुलम के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है किस तरीके से हम अपने करिकुलम को अपडेट करें, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोचेस लेके आएँ और मीडिया हाउसेस के साथ इनफैक्ट मीटिंग्स होती हैं हमारे डिपार्टमेंट की, टीचर्स की, और जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स को वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर करिकुलम। हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन को हमने रीवैम्प किया है ऑल टुगेदर, हमने अपनी स्पेशलाइजेशंस को बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। जो आज से शायद 3-4 साल पहले स्पेशलाइजेशंस थी जो चल रही थी, बिल्कुल उनको हमने नए एरा की डिमांड के साथ उनको ऑल टुगेदर बदल के न्यू अप्रोचेस को ला के, नई थेरीज़, नए प्रैक्टिकल जो एलिमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है। कोशिश हम बिल्कुल यही कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने बात की कि हमारी यूनिवर्सिटी आई गेस वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत इस चीज़ में अकोमोडेटिंग है कि अगर स्टूडेंट वो साथ में अपना करियर मेंटेन करना चाहता है, वो मॉर्निंग में जॉब कर रहा है तो आफ्टरनून में वो अपनी स्टडीज़ कर सकता है, और अगर आफ्टरनून में उसकी कमिटमेंट्स हैं तो वो मॉर्निंग में डिग्री कर सकता है। और फिर इसके साथ जो है ये अप्रिशिएट किया जाता है, डिग्री में काउंसलिंग होती है, हमारे काउंसलर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो एक सेमेस्टर उनके साथ अटैच्ड होते हैं। टीचर्स ही जो डिपार्टमेंट के हैं वो काउंसलिंग के लिए मौजूद होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है, उनको किसी किस्म की हेल्प अपने करियर को चूज़ करने में या कोई और जो इनके इश्यूज़ होते हैं उनको जो है मीडिएट किया जाता है। और फिर जो चीज़ अभी आपने डिस्कस की कि हम तो पहला समर्स जब उनका आता है डिग्री में, तब से उनके ऊपर फोकस इस चीज़ के ऊपर एक इंटर्नशिप और जो है इनसे रिलेटेड एक पूरा हमने टीचर्स एलोकेट किए हुए हैं जो बच्चों को काउंसिल भी करते हैं। और पहले समर से हम उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने इंटर्नशिप ढूंढनी है, करनी है, नहीं मिल रही तो आप आएँ और हम आपकी हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को देना है। देन विद इन यूनिवर्सिटीज़ ये फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप थ्योरी से हट के बात करें या थ्योरी को उस तरीके से पढ़ाया जाए कि एक प्रैक्टिकल, एक तरह से हम ये कहें कि इमेज तो स्टूडेंट के जहन में आ रहा हो ना, ग्रुप्स में ग्रुप एक्टिविटीज़ हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड किस हद तक चेंज होते हैं? टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूँ तो सिंस अब हम केस स्टडीज़, अप्लाइड स्टडीज़ की तरफ आ रहे हैं, हम न्यू मॉडल्स को अब हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। हम न्यू मॉडल्स के ऊपर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि हमारी भी ये कोशिश, हम चाहते हैं कि बच्चा इस तरह का तैयार हो,
उसके स्किल सेट्स इम्प्रूव हों, रादर कि वो डिग्री कंप्लीट करे मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंसेज में, उसके साथ अगर वो उसने 10 कोर्सेज जो बीच में लिए हैं, 66 क्रेडिट आवर्स उसने कंप्लीट किए हैं, तो उसमें जो उसके 10 प्रैक्टिकल बेसिकली कोर्सेज जो उसकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, तो हर कोर्स के अंदर उसकी ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करते हैं कि उसने किए हुए हैं कि उसको जब इंडस्ट्री में जाए तो उसको ये फील ना हो कि मैं पहली दफ़ा किसी नई जगह पे आ गया हूँ। वो इसी तरीके से उसको महसूस हो कि फॉर एग्जांपल टीवी के हमारे बच्चे हैं, रेडियो एंड टीवी के, तो हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सेट डिज़ाइनिंग जब वो पढ़ते हैं तो सेट डिज़ाइनिंग वो प्रैक्टिकली करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके सेट क्रिएट करते हैं, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो वो उन स्क्रिप्ट को इनैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम उनको इंडस्ट्री में भेज के फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको मुख्तलिफ फूड हाउसेस या कोई भी जो आपको रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, उनको हम कहते हैं रीड करें उसमें क्राइसिस क्या थे और उन्होंने उसको किस तरीके से मैनेज किया, फिर किस तरीके से और फिर एडवर्टाइजिंग के हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट्स बना के प्रैक्टिकली जो इनैक्ट करते हैं उनको स्लॉट्स दिए जाते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट के अगर कोर्सेज हैं तो वो बच्चे लिटरली दे आर एंगेज्ड विद द कम्युनिटी, दे आर सर्विंग द कम्युनिटी। सो ये प्रोजेक्ट्स को हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज करते हैं। थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं बट जो बच्चा प्रैक्टिकल अप्रोच करता है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एब्सोल्युटली। बच्चे कितने फोकस्ड और कितने क्लियर हैं अपने थॉट्स में, अपने गोल्स को लेकर? व्हाट्स योर ओपिनियन? यू नो इट्स अ डिफरेंट जनरेशन एक्चुअली। कितने क्लियर हैं अपने थॉट्स में? से अगर मैं बच्चे आजकल के बच्चों की बात करूँ तो आई माई सेल्फ आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि they have information overload. They get information from everywhere. When we were kids, when we were students, so limited information. Yes, we used to have information from one source. Okay, information was very limited. किताबें पढ़ के information मिल गई। टीवी में सिर्फ हमारे पास PTV ही होता था बेसिकली जो इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन का सोर्स होता था। इंटरनेट का कोई ख़ास वजूद नहीं था, अगर इंटरनेट भी था बहुत लिमिटेड एक्सेस थी और या बहुत कम परमिशन मिलती थी थोड़ी सी देर के लिए। आजकल स्मार्टफोन्स, स्मार्ट गैजेट्स का एरा है, बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम बीइंग टीचर्स बहुत प्रिपेयर्ड होके फिर क्लास में जाते हैं बिकॉज वी नो कि बच्चों के पास हमसे ज़्यादा उनको अगर टॉपिक पता है कि आज क्लास में क्या डिस्कस होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसी इंफॉर्मेशन के बारे में है। तो ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो जिससे आजकल की जो जनरेशन है इसको पढ़ाना इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज, उनको परसुएड कर लेना, बिकॉज they don't get persuaded easily. They have their own opinion and they are proud, but they don't want to let themselves down in any case. ये भी आजकल की जनरेशन क्लैरिटी है उनमें ना, ये बड़ी yes, क्लैरिटी है और वो जब तक आपके पास you don't have a clear argument, वो कभी भी persuade नहीं होंगे। अगर आप बहुत सी कोई वेग आप बात उनको कह दें या अनक्लियर कोई ओपिनियन है आपका, तो ये चीज़ जो है, हम जिस जनरेशन में थे तो हमारा तो टीचर आके उसने जो बोल दिया हमने चुप करके सुन लिया और चले गए, मन तस्लीम कर लिया। आज के बच्चे को लॉजिक चाहिए। yes, और ये exactly. बड़ी अच्छी चीज़ भी है कि लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, उसके बाद जो एक्सपोजर है फिर वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे होते हैं ना। हमारे तो ये होता था कि सोशल मीडिया शायद इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह से अभी हमने 4-5 सालों में इसको एक्टिव होते देखा है लोगों को इसमें, बट अदरवाइज वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी। तो ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से अब उनको क्लैरिटी है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और आप जब बात करते हैं वो उस वक्त उसी को काउंटर चेक करके ये बात भी है। यस एग्जैक्टली, उससे बेहतरीन आर्गुमेंट देते हैं। तो ये आजकल की जनरेशन है जिसको एग्जैक्टली उसको पता है, उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, उसकी लॉजिक, वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो वो बच्चा आजकल का, मैं ये कहती हूँ कि ये अच्छा ट्रेन हो जाए, इसके स्किल सेट्स अच्छे हो जाएं, इनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो दे विल क्रिएट वंडर्स। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये एक टीचर के लिए भी कितना इंटरेस्टिंग माहौल है ना कि आप सीख रहे होते हैं साथ। यस एग्जैक्टली, डिफरेंट एनवायरनमेंट। यस, आई डोंट नो, इट्स अ चैलेंज और इट्स एन अपॉर्चुनिटी। It's both. It's challenge and it's a mixture of both because I am
I'm one of the teacher. I love taking information from student. मतलब I love it कि when we have a conducive environment in the class and we have जो है एक जो healthy environment होता है, exchange of arguments होता है, हम उनकी thoughts, for example अभी recently I was also taking gender studies, तो इतनी जो है ओपिनियंस जो बच्चों की जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको लेके जो न्यू अप्रोचेस, फिर जिस तरीके से जेंडर की जो नई अप्रोचेस हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एरा था, सेकंड जिस तरीके से इवॉल्व हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जाके जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है इट ऑल टुगेदर इट्स चेंज, इट्स रिगार्डलेस। पहले तो हम जेंडर को लेते थे जिस तरह सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड, अब तो ऑल टुगेदर जेंडर में मर्द है या औरत है उसमें सिर्फ जिसके साथ जुल्म हो रहा है हम जेंडर में उसकी बात, बिकॉज इंटरसेक्शनैलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट जो जेंडर के साथ अब रिलेट किया जाता है। तो बच्चे इन चीज़ों को लेके उनके पास जो इन्फॉर्मेशन, उनके पास जो केस स्टडीज़ होती हैं और फिर वो जो प्रोजेक्ट्स करके आते हैं मल्टीपल इन्वायरमेंट में, मल्टीपल जो इश्यूज़ लेके आते हैं और उनके ऊपर, तो वो बड़ा हमारे लिए भी आई ओपनिंग होता है कि ये बच्चे कितना इन डेप्थ जाते हैं अपनी रिसर्च में, अपनी चीज़ों में, और जो फिर जब उनके एक्जैक्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जब हम खुद उनको देखते हैं तो दैट इज़ अगेन अ लर्निंग फॉर अस। और सारा जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो फिर उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही होती है ना। अच्छा, क्या आज के जो यंगस्टर्स हैं प्रोफेशन को लेके रियलिस्टिक हैं? क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन हमें अब जिस तरह हम बड़ी ये बात तो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, वहीं पे रेस भी तो है ना, एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप ये देखते हैं कि जी फलाना बंदा उसने तो इतनी पढ़ाई की हुई है बट वो तो मिलियंस कमा रहा है यूट्यूब के थ्रू, और हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमारी फील्ड में शायद इतना स्कोप नहीं है, और फिर ओवरनाइट फेम, ओवरनाइट पैसा, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चल रही होती हैं। सो क्या रियलिस्टिक अप्रोच है प्रोफेशन को लेकर? जी बिल्कुल, आजकल के ये बच्चे एग्जैक्टली वो यही तो मैं बता रही हूँ, जब क्लास में बैठे हुए होते हैं ना, आज दे वेरी मच क्लियर, और सिंस we are a university that is also that is mostly catering middle class जो students हैं, they're not coming from a very elite backgrounds, तो they are so much concerned शुरू से ही कि how they have to earn, how they have to get into the industry, तो ये एक बड़ा उनका concern होता है जिसकी वजह से वो शुरू से ही जो है अपने skill sets को improve कर रहे होते हैं। आप वो trainings ले रहे होते हैं जिस तरीके से for example अब जब कोर्स है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ टेक्निकल राइटिंग कोर्स या कोई भी इस तरह के कोर्सेज हैं जो जिनको हम भी टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इवन इफ़ यू आर परस्यूइंग दिस डिग्री, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ स्किल यू कैन improve, if you are going to improve the skill, तो ये this is going to be an added advantage। अगर आप नौकरी कर रहे हो स्क्रिप्ट राइटर की और साथ में आपने टेक्निकल राइटिंग का कोई और स्किल भी, कंटेंट राइटर का कोई भी अपना इम्प्रूव कर लिया है, तो यू कैन हैव योर ऑनलाइन प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल लिंक्डइन या किसी भी और नेटवर्क पे, और जिसको आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी जिसमें कर सकते हो। हम इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा उनको जो कोर्स आप पढ़ें उस कोर्स को इस तरीके से एक्सेल करें कि अगर उसको एज अ करियर, सिर्फ एक सिंगल कोर्स को एज अ करियर आपको परस्यू करना पड़े तो आप कर सकें, इस तरीके से उसको आप ट्रेन कर लेते हैं। हाँ, यस। क्या ऐसा होता है कि क्योंकि हम इतने अरसे से मीडिया में हम देखते हैं कि हमें कॉल आ जाती है कि स्टूडेंट की जी हमारा एक प्री रिक्विजिट है डिग्री मुकम्मल करने का कि हमें इंटर्नशिप प्लीज़ करनी है, बस हमें लेटर चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हालांकि ज़ाहिर करना चाहिए, इंटर्नशिप की भी नहीं होती वैसे, बाकी नहीं की होती। सो क्या ये अभी भी है और आप देख लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि बच्चा सिर्फ ना प्री रिक्विजिट पूरा करके आया है? जी बिल्कुल, ये केसेस ना एग्जैक्टली समझ आ जाते हैं, और कुछ अरसे में हमने इस तरह के कुछ केसेस, फ्रैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अगर 100% स्टूडेंट्स के अंदर 10% ही ऐसे होंगे जो ये काम करेंगे, तो उसके लिए हमने एग्जैक्टली यही एक मीटिंग की अपनी, जिसमें हमने ये सोचा कि हमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस होने चाहिए, जिससे हम जब बच्चा हमारा इंटर्नशिप करने कहीं पे जाता है तो हम वीकली बेसिस पे उसकी रिपोर्ट्स लें। Okay. तो हम
एग्जैक्टली इन लाइंस के ऊपर अब बड़े क्रिटिकली सोच रहे हैं इदारे कि- ताबन कर रहे हैं, मीडिया Yes. हाउसेस ताबन कर रहे हैं। हम इन लाइंस पे अभी काम कर सोच रहे के हैं। काम ओके, कर रहे हैं, स्टार्ट कर अपने जो है वो SOPs डेवलप कर रहे हैं ठीक है। इंटर्नशिप के ऊपर, बिकॉज बिल्कुल जो आपने बात की इसके ऊपर कि हम उस चीज़ को, ताकि बच्चे को बाद में ज़िंदगी में मसाइल ना हो, उसने वाकई अगर वो हमें कह रहा है कि उसने 6 हफ्ते कहीं पे गुजारे हैं, 2 महीने कहीं पे गुजारे हैं, तो उसमें हम डिफ़ाइन करें कि 2 महीने में आपने क्या क्या काम करने हैं। हम ये एक प्रपोजल उसको दे के भेजें, और जब वो इंटर्नशिप करके वापस आए, और या तो हम उसके जो सुपरवाइज़र है जिसके साथ उसने काम किया है उससे सारी उसकी रिपोर्ट्स लें, वीकली बेसिस पे लें, तो हम ये हम पूरा ना डिपार्टमेंट का एक पार्ट इसके लिए एलोकेट करें। ओके, एग्जैक्टली कि आज भी जब आप पहले सेमेस्टर का पहला दिन होता है और ये सवाल रखते हैं कि अच्छा व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू बी, और फ़ौरन से जवाब आती थी एक्टर या एंकर, कैमरा फेस, समथिंग लाइक दैट, ये फ़ौरन से आता है? आते हैं बहुत से बच्चे बिल्कुल इन्हीं एस्पिरेशंस, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ आते हैं यहाँ पे कि क्या, जब हम इवन इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते हैं डिग्री में कि क्या बनना है, हमने TV एंकर बनना है, हमने एक्टर बनना है, और यही सोच लेके फिर ये होता है ड्यूरिंग द डिग्री जब हम उनके साथ टाइम लेके चल रहे होते हैं, हम उनको उनके स्किल सेट्स को देख के उनको फिर मेंटोरिंग भी करते हैं कि ठीक है अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ है। यस एग्जैक्टली, हम उनकी स्ट्रेंथ पे उनको फिर बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप प्रोड्यूसर शायद और अच्छे बन देखिए सकते सारे हो। डिपार्टमेंट्स कितने इक्वली इंपॉर्टेंट हैं वहाँ, Yes. नजर ज़ाहिर है चूंकि फेस आ रहा होता है तो उसको देखते हुए हम इस इंडस्ट्री में आ जरूर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंटेंट राइटर्स, बहुत सी कैमरा दुनिया है इसमें, हैंडलिंग, कैमरा एडिटिंग, एडिटिंग, और ये सारे ऐसे काम हैं कि इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो जो ऑन स्क्रीन का शौक भी होता है लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी समझाना चाहिए कि प्रैक्टिकली बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। आपको पूरी फील्ड में अपना करियर शुरू करने से लेके प्रॉपर इस्टेब्लिश होने तक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको ओवरऑल अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना होता है। एंड आप जब यहाँ बैठे होते हैं सीट पे ना, तो आपको एक तरह से दिमाग में ना आप कंटेंट राइटर भी हैं। सही बात है। आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी होता है, और आप बिल्कुल। सिर्फ डिलीवरी पे काम नहीं कर रहे होते कि आपने कंटेंट को डिलीवर करना है। सो ये रियलिटी चेक देना, उसी तरीके से मेंटोरशिप करना, मेंटोरिंग करना, ये आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे गाइड करें टीचर। यस एग्जैक्टली, वो जो हमारा डिपार्टमेंट का जो पार्ट है, इसमें हमने जो अब हमारा स्टूडियो है उसमें बच्चों से ही हम शोज़ कराते हैं, बच्चों को ही होस्ट बनाते हैं, और फिर इल्यूमिनाइज भी होते हैं। इसके अलावा बच्चों को ही जो ऑलरेडी डिग्री भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनको एज गेस्ट बुलाते हैं। वो सिर्फ एक उस की वजह एक ट्रेनिंग के लिए कि जो बच्चे एक्टर या एंकर्स बनना चाहते हैं वो आएँ और उस सीट पे बैठें और उस चीज़ को महसूस करें कि इधर बैठना, इधर एक आपकी जो इंस्पिरेशन है वो जब आप जहाँ पे जाते हैं तो वो चीज़ें कितना आपको कैमरा को देख के बात करना, इन चीज़ों, वो जो सारे अपने फियर्स को कैसे ओवरकम करें, और उससे उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वाकई वो इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है, और ये सवाल ना एज अ टीचर ज़रा आप उनसे कर सकते हैं, और फॉर श्योर जब वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे आते हैं तो ये प्रोग्राम्स वहाँ के सीनियर्स को ये सवाल करने चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अदर डे वी वर होस्टिंग अ डॉक्टर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने अपने भाई से सवाल किए कि क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहोगे, इस तरह यू नो पेशेंट्स के साथ इन हॉस्पिटल्स में, इन कॉल्स एंड एवरीथिंग। तो ये सवाल बच्चों से करने चाहिए उस प्रोफेशन को लेते हुए कि अच्छा क्या आप वाकई चाहते हैं। बिकॉज आई थिंक ये जो सारे प्रोफेशन उससे मुताबिक हम बात करते हैं कि वो ज़रा पूरे लाइफ स्टाइल एक होता है, तो स्पेशली हम यू नो जर्नलिज्म के बारे में ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ स्टाइल जिसको आपने वाकई अडॉप्ट किया होता है। तो उसमें अब ज़रा चैलेंजेस अपनी जगह पर, आई थिंक अगर आपके अंदर पैशन है, आप करना चाहते हैं तो वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपने आप से सवाल करना ये बड़ा ज़रूरी है कि वाकई आप करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, या सिर्फ आपने किसी एक चेहरे को देख लिया या किसी एक फेम को देखते हुए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी करना है। बिकॉज ज़रा उसकी अपनी जर्नी थी, आपकी अपनी जर्नी है, आप अपनी जगह बनाएंगे, अपने डोमेन में रहते हुए बनाएंगे, अपना एक आपका करियर पाथ होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यू नो क्वेश्चन योरसेल्फ कि व्हाट डू यू वांट टू डू, और उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एज वेल। ज़ाहिर है देखें इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है। अब एक इशू ये भी है कि देखें इदारे 12 लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ 12 लिमिटेड हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिग्री प्रोग्राम्स देखें, यू नो हर सेमेस्टर में हज़ारों लाखों बच्चे आ रहे हैं।
अब उनके लिए वो स्पेस लिमिटेड है, दैट मीन्स कंपटीशन है। एट द सेम टाइम अब डिजिटल मीडिया बहुत एक्टिव है, उसमें हम देखते हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा स्पेसेस बन रही होती हैं। सो क्या जो बच्चा आजकल यूनिवर्सिटी में आता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ फोकस लेकर आता है, जाके वो उसने वो जो इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वो एक लाइफ अब रील्स की सूरत में देखी है, वो वहाँ से इंस्पायर है? अच्छा, मैं इस बात को वहीं पे लेके जाऊंगी कि बच्चा बड़ा आजकल का स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्लियर है, उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बड़ी ज़बरदस्त है। उसको पता है अगर उसने कोई इवन मैं ये बताऊं कि हम इंटरव्यूज़ में, मुझे लास्ट टाइम के इंटरव्यूज़ का याद है, बच्चों से कुछ इंटरव्यू किया तो एक बच्चा आया कहता है कि मैंने तो राइटर बनना है, मैं तो किताब लिखना शुरू करूँगा और पहली मेरी किताब होगी अपनी लाइफ के ऊपर। तो फिर मैंने ये सोचा और समझा एग्जैक्टली ये बात ऐसी है कि हमें बच्चों की जो मेंटोरिंग है वो यूनिवर्सिटीज़ में तो होती है, लेकिन ये जब स्कूलों और कॉलेजों में होते हैं ना, तब से जो करियर पाथ्स हैं इनके, जो करियर काउंसलिंग है इनकी, स्कूल में बच्चा 5th के बाद 5th से लेके जो उसका 10th तक, बिकॉज मैट्रिक का वो टाइम होता है, OA लेवल्स का, जब उसमें सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है, वो बड़ा की टाइम होता है कि आप बच्चे की ना काउंसलिंग या स्कूल के अंदर स्कूल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स बिठाएं और बच्चे को उस डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएं जहाँ पे उसका एप्टीट्यूड है। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है, उसने आर्टिस्ट बनना है, उसको साइंस पढ़ा देंगे आप, उसको बायोलॉजी पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, और या पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि मैट्रिक साइंस में कर लो या O लेवल्स आपके ये सब्जेक्ट्स हों, तो फिर उसके बाद आपने जो मर्ज़ी करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस टाइम पे आके, इस एरा में आके, ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। बच्चे के आप एप्टीट्यूड को ही लेके चलें। अगर वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, वो तो वो एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है जहाँ पे वो एक्सेल कर सकता है, आप बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक आप बच्चे को वही बात की ज़बरदस्ती डॉक्टर बना देंगे, ज़बरदस्ती इंजीनियर बना देंगे, वो इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जब इंटरेस्ट नहीं होगा वो अपनी फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं करेगा। और वो डिप्रेशन, वो एक हम माशरे को एक ऐसा इंसान दे देंगे जो डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार होगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे हम वाइंड अप भी करेंगे कि किस तरीके से आपने सोसाइटी को एक अच्छा इंसान देना है। हमेशा ये ना सोचें कि मेरे बारे में बात हो रही है, मेरा ये दिल कर रहा है करने का। आप ये सोचें कि आपके ये करने से इस मुल्क पे क्या असर पड़ रहा है, एक सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, और उसके बाद अपने गोल्स को अलाइन करके चलें तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर फायज़ा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। Because I'm happy, करो smile Miranda style, खुशियों की लहर चले, करो smile Miranda style। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi. एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up, now with extra fizz. अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था,
बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानता है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. स्टाइल। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी प्रेफरेंस क्या है आजकल यूथ की, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, या मैरिज या नो मैरिज। आजकल वैसे हम जब बात करते हैं ना लोगों से शुएब, तो ये बड़ी चीज़ सामने आती है कि वो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी है। वैसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यंगस्टर्स को डरा दिया जिन फैक्टर्स ने शादी से, क्योंकि उनके ट्रॉमास होते हैं एक तरह से। लेट्स सपोज उनकी फैमिली में कोई अच्छे एग्जांपल्स उन्होंने नहीं देखी हुई, अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स का एक अच्छा रिलेशनशिप जब नहीं देखा हुआ होता, या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे होते हैं जिससे निकल के उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो जाती है कि वो दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते किसी के ऊपर। एंड देन जब अरेंज मंगनियां होती हैं, टूट जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज देखिए एंगेजमेंट्स होती हैं और कितनी लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स चल रही होती हैं, और वाकई जब आप उस पूरे प्रोसेस से निकलते हैं तो आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। इसके क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एंड देन अगेन एक डिबेट चल जाती है कि कुछ लोग, अब आप पब्लिक में जाए ना शुभ, आपने मैंने बड़े सर्विस किए इस हवाले से अवाम में जाके हम अक्सर बात करते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर पता नहीं क्यों इतने लोग आते हैं जिसे कहते हैं लव अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द जब आप देख रहे होते हैं प्रैक्टिकली शादियाँ होते हुए, तो उसमें लव मैरिज ज़्यादा होती है। चाहिए वैसे लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैं ये कहती हूँ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, लव हो अरेंज हो, शादी को निभाएं आप। ये ज़रूरी है कि आपके लिए निभाना ज़रूरी है अच्छे तरीके से, कंपैटिबिलिटी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने लव मैरिजेस को फेल होते देखा है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एग्जैक्टली
अरेंज मैरिजेस को हमने कामयाब होते देखा है, या कभी अरेंज मैरिजेस नाकाम होती हैं, लव मैरिजेस कामयाब होती हैं। सो खैर ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के एक्सपीरियंसेस आप अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हो तो उस पर डिपेंड भी करती है ना। एब्सोल्युटली, आज इस मौजूद में हमें बात भी करनी है। हमारे नफ्सियात नौशाबा अंजुम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। लाइकवाइज। थैंक यू वेरी मच जी। चूँकि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हैं, यूथ से कनेक्टेड भी हैं, आपके सामने बहुत से केसेस भी होते हैं, सर्वेज भी आप देख रही होते हैं। अभी रिसेंटली जो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले इस्लामाबाद से मुतालिक भी सर्वे सामने आया कि इतनी ज़्यादा तलाक़ें एंड खुला और जो सेपरेशन के केसेस थे हमारे सामने थे, जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई। डिफरेंट ज़्यादा से फैक्टर्स होते हैं। हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि आज का नौजवान शादी करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके मदद करने का सबीन और शोएब। देखिए ये वही वाली बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है शादी का कि हमने इसके कल्चर को प्रमोट करना है। बिल्कुल करना है। शादी दुरुस्त जो तरीके है, से करना है। दुरुस्त तरीके से करना है। लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखते हैं जिधर सोसाइटी इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हुई है, उसके हमने जो रिसेंट एक सर्वे हुआ जो मैं बड़े अरसे से ये बात कह रही थी कि शादियाँ टूटने का रेशो शादियाँ होने के रेशो से ज़्यादा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा शादी ऑब्वियसली हो रही हैं तो टूट रही हैं, लेकिन अब वो इस हद तक टूटेंगे अगर मैं और आप बैठे हैं और 1 घंटे में 40 लोग खुला ख़वातीन बच्चियाँ जो है, ये ख्याल करना है कि बच्चियों के पास अब वो हो गया कि वो शायद इतना पेशेंस नहीं रहा और वो खुला रजिस्टर बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके क्या रीज़न्स थे, मैं इसके ऊपर बहुत सोच रही थी, देख रही थी, बच्चों से मिल रही थी। और रिसेंटली भी हमने कुछ एक कैंप किया जिसमें मैंने देखा कि बच्चों में है एक अनसर्टेनिटी सी शादी को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर, जहाँ तक थोड़ी सी हमें लगे हमारे बच्चे हमसे बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई दूसरी मेरी राय नहीं है, आने वाली नस्ल, मगर शादी को लेकर उनके अंदर शायद वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर दूसरा बात ये कि वो अब जो सोसाइटी जिस तरह जा रही है ना, इतनी इजी अवेलेबल है हर एक रिलेशनशिप्स के, दोस्ती के नाम पर भी आपके साथ फ्रेंडशिप भी है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे हैं, सोशल मीडिया पर तो इकट्ठे हैं और फिर उनके पास वो समझ, उनको वो इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं टाइम्स। आप अभी बात कह रहे थे जिस पे मैं मैं सुन के एंजॉय भी कर रही थी इस बात को कि कंपैटिबिलिटी एंड लव, कि कंपैटिबिलिटी देखें या लव मैरिज। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप इतने खाने हमने क्यों बना दिए। पहली बात तो मोहब्बत, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इस चक्कर से निकले मोहब्बत शहबत के। नहीं क्यों निकले? मोहब्बत तो देखिए जरूरी है ना, नहीं साथ रहना। एडी केड़ी मोहब्बत जड़ी हर 1 मिनट के बाद आपको मोहब्बत हो रही है। हम असल मोहब्बत की डेफिनेशन देखिए, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत नहीं होती है। देखिए मुझे नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे को कहा भी था कि मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे को सुबह उठ के आई लव यू नहीं कहते थे। लेकिन देखिए, लेकिन डिनायल में उनका ताल्लुक उन लफ्जों का मोहताज भी नहीं है, मोहताज नहीं होता। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है हमें। जब हम बात करते हैं लव्स, जब आप लव को एक वर्ड बना के दे देंगे सोसाइटी को, ठीक है कि सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है, लव का मतलब अब जो है इस लफ्ज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा अब कह रहे तराज हो जाता है कि वो मिसकंसेप्शन पे कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट, पेशेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। मोहब्बत ये है कि आप दोनों इकट्ठे खाना खा रहे हैं, आप दोनों इकट्ठे घूमने फिरने जा रहे हैं, आपके इकट्ठे गोल्स इकट्ठे हैं, लाइफ को आप कैसे देखते हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए, मैं ये समझती हूँ कि इंटेग्रिटी 2 इंसानों की कितनी डेवलप्ड है कि अगर वो एक दूसरे के सामने नहीं भी हैं तो एक दूसरे के लिए कितने मुखलिस हैं। तो मेरी बात समझ ये है कि जब सोसाइटी वो हमने बड़े शॉर्टकट्स और डॉजिंग और ये सब कुछ सीख लिया, तो शख्सियत के ऊपर अगर हम जब काम करना शुरू करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। अगर हमें कोई देख रहा है मुझे, तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी देखने वालों से भी जो हमारे पॉलिसीज़ बनाते हैं या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कि देखें या इसके ऊपर बात करें कि एक एज अ सब्जेक्ट रिलेशनशिप्स को पढ़ाएं,
क्योंकि आपके पास एक ही इंडस्ट्री है। और ये बात देखना कि हर दौर के अपने तकाजे हैं। आप आजकल के बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि जो आपने अपने सास ससुर के साथ एक जॉइंट फैमिली के अंदर जिस तरह हम देखते थे पहले वक्तों में, बहू का एक रोल है, अब वही आप अगर आजकल के बच्चों से आपने पढ़ाना भी बच्चों को बड़े दूसरे स्कूल्स के अंदर है, सपोज सो कॉल्ड अभी तो एजुकेशन भी हर चीज़ मटेरियलाइज्ड हो रही है ना, ग्लैमराइज्ड हो रही है। तो उसके हिसाब से आप बच्चों को ये ट्रेनिंग दें ताकि उनके अंदर वो जो डेप्थ है वो डेवलप हो। अब सेल्फ इमेज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी है कि बच्चों के लिए भी या लोगों के लिए भी दिखने में कैसी है, रंग कैसा है, बाल ऐसे दिखने चाहिए, एक बिल्कुल उन्होंने आइडलाइज किया हुआ है एक, तो वो जो सोल है ना वो कहीं जाकर गुम हो गया। आज आप देखें कि हमारे इवन जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल रहे हैं, आपके पास हर कोई इंसान अपने ऊपर कुछ भी लाइक यू कैन चेंज द कवर, यू कैन, बट द वर्क जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रूह के ऊपर काम करना पे काम नहीं हो रहा, पर्सनालिटीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एज ए सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं कि पर्सनालिटीज़ कैसे डेवलप करें। वो खालिद बिन वलीद और शेर शाह सूरी मुझे कोई अल्लामा इकबाल दोबारा कोई कायदे आज़म हमें पैदा करके दें, और औरत का किरदार माँ का, इट्स ऑल फीमेल, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है उसमें जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए। अच्छा नौशाबा, आज के दौर में जिस तरह आपने पहले भी बात की कि पेशेंस लेवल लड़कियों का कम हो गया है, क्योंकि खुला के केसेस के पर्सपेक्टिव से आप बात करिए कि क्या पेशेंस लेवल कम हो गया है या अवेयरनेस आ गई है, बाउंड्रीज सेट हो गई हैं कि अब इससे ज़्यादा अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और उसके बाद ये है कि एक जो इस्लाम ने उनको एक राइट दिया हुआ है वो अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकती हैं। सोसाइटी से जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप ठीक बात कह रही है, क्योंकि जिस तरह हमने बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो तरफ से होती है। जब आप देखते हैं शादी के बाद अगर आपने प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं करवाई हुई या आपके पेरेंट्स ने लड़का या लड़की का वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, या आपके अंदर ये डेप्थ ही नहीं है कि आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट ही नहीं है कि आप अगर किसी लड़की को देख के पसंद करें, लड़का देख के पसंद कर रहा है, तो आप सिर्फ शक्ल को देख के नहीं करते। ख़वातीन को लेकर देखें, आप ठीक बात कह रही है, जब बच्चियां पढ़ लिख के जाती हैं और उनको ये बात समझ आती है, अब रास्ते भी पता चल गए हैं कि ये रास्ता इधर जाएंगे तो खुला हो जाएगी, इधर जाएंगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, ये अच्छी बात है, मगर किधर रुकना ये बताना है। चलने का तो सब बताते हैं, लेकिन वेयर टू स्टॉप। अब 3 महीने के बाद आप मुझे बताएं कि जो मैं बात कर रही हूँ कि टूट रहे हैं, मैं और आप रिश्ते की बात करें, 2 तो 3 महीने के अंदर आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? कैसे हो सकता है कि इतनी देर में तो आपका वो हनीमून टाइम पीरियड चल रहा है ना, आफ्टर 3 months अगर अनलेस एंड अनटिल हमारे पास वायलेंस और एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, रेड फ्लैग्स हैं, वो तो कंप्लीटली उस पे हाँ, कहते हैं अगर कोई ऐसा नहीं है तो फिर आपको टाइम देना चाहिए, आपको टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। और फिर मैं दोबारा एक बात कह रही हूँ कि बहुत वोकल है आजकल की जो हमारी यूथ है, या इतना ना हो, इतना वोकल ना हो, चाहे वो अब एक हम इधर बैठे हम बड़े सोच समझ कर बात कर रहे हैं, हम अपने अल्फाज के चुनाव में बड़े मोहतात हैं। हमें ये भी देखना है कि हमारे अल्फाज से जो लोग हमें देख रहे हैं वो कोई ऐसी, जैसे शादी है तो हम नहीं कहेंगे जी हम सारे मर्द ख़राब हैं या सारी औरतें ख़राब हैं या लड़कियों को शादी नहीं, हमारे पास बहुत जी अच्छी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। हमें एक उम्मीद सोसाइटी को देनी है, लेकिन हया जो है ना, देखें वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अदब जो है वो जाता जा रहा है। अगर आप लिखें सोशल मीडिया पर भी, आप एक चीज़ लिखेंगे आपको 10 तरीके से उसके जवाब आएंगे। तो जब आप एक प्रैक्टिस में दिमाग को दे रहे हैं कि भाई फ़ौरन अगर कोई बड़ा बात कर रहा है, लड़कियों को भी ये बात समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए हमें कि अगर कोई बड़ा कोई बात कर रहा है, एटलीस्ट हमारी जो जनरेशन थी मेरे ख्याल में हमें गलत जब कोई लगता था तो हम खामोश हो जाते थे, हम उनके अदब में, लेकिन आज की जनरेशन आपके साथ खामोश नहीं होगी। अच्छा, आप नहीं अगर हो रहे तो फिर, क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो गूगल ही है ना, माँ बाप, उन्होंने आपने तो उनके साथ वो इमोशनली, पेरेंट्स का भी कसूर है ना, अटैच ही नहीं हुए, आपने हर चीज़ उनको मटेरियल। और आप ये खुद भी समझती है नई जनरेशन कि हमारे बच्चे हमसे बड़े पढ़े लिखे हैं,
वो हमसे बेहतर इंग्लिश में बात कर सकते हैं उनके, तो इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा सा ग्रूम अप होने की ज़रूरत है, माओ को थोड़ा सा। और सोसाइटी के अंदर यही वाली बात है कि लव का जो आपने हमने एक ढोंग रचा लिया हुआ है कि हम मोहब्बत के नाम के ऊपर, क्योंकि सबसे आसान रास्ता है किसी को नुकसान पहुंचाने का। आप कभी भी किसी दुश्मन से नुकसान नहीं उठाते, आप हमेशा नुकसान उस शख्स से उठाते हैं जिससे आप मोहब्बत का नाम देते हैं। देखिए एक रिलेशनशिप है, मोहब्बत वो है जिसमें शक नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का एक इन बंदे के साथ रिलेशनशिप, जो माँ बाप का अपनी औलाद के साथ रिलेशनशिप, आपके बहन भाई और ब्लड रिलेशंस में, बहन भाई तो नहीं मैं समझती, आपकी औलाद माँ का अपनी बच्चों के साथ, मगर जिधर आपका जो मोहब्बत है उसमें फिर पता नहीं करता है प्यार के नहीं करता, इट्स अ डाउट। Where there is a doubt, then you have to be very careful, or you have to be very intelligent emotionally. उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट होना, अपने आप को जाने। इसी वजह से इश्यूज आ रहे होते हैं कि आप शादी से पहले एक अलग दुनिया दिखा रहे होते हैं, रियलिस्टिक एक सिचुएशन कहे ना, आप इसको यूं कहें कि आप शादी से पहले लव स्टोरीज देख रहे होते हैं। इट्स नॉट अ फिल्म, लाइफ इज नॉट अ फिल्म, यू नो, ये हकीकत है। हकीकत के अंदर वो मेकअप नहीं हुआ, हकीकत के अंदर सुबह उठ के आपने असली शक्ल देख ली। हमने तो हकीकत में मेकअप कर ली है। देखिए अभी हमारी रियलिटी कितनी टार्निश्ड है, हम जो हम हैं वो हम पोज नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी ताल्लुक में नहीं कर रहे, प्रोफेशनल पर्सनल कहीं पर भी नहीं कर रहे। एंड देन चैलेंज आई थिंक ये जो हम थोड़ा ब्रेक में बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने भी तो एक बड़ा किरदार अदा किया और अभी तक कर रहा है, और हम सब उसी एक उस पे चल रहे हैं कि एक कपल है बड़ा खुश है। हम अक्सर ऐसे बात करते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है फौरन से कि ये तो बड़ा खुश है, इसकी ज़िंदगी में तो शायद कोई मुश्किल नहीं आती। हर कोई वो पोस्ट करता है जो वो दिखाना चाहता है दुनिया को। आप देखिए कि अभी आप ये बात देखिए, अगर बात यहाँ तक आ गई है कि आपने ईद पर भी अपने माँ बाप, अगर ऊपर आप बैठे हैं तो आपने नीचे उनको ईद मुबारक का मैसेज करना है। जब सोसाइटी इस हद तक ख़त्म हो जाएगी ना, रिश्ते आपस में, आपने मास्क के ऊपर मास्क चढ़ाए हुए हैं, मास्क के ऊपर मास्क। हमारा तो काम ही जी वो देखना है, वो साइड इंसान की, तो वो नज़र पैदा करना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का किरदार बिल्कुल है। कि आपने इतना जब आप शादी करते हैं तो फिर आपने करनी भी इसलिए कि आपके 10 दोस्तों ने देखना है, ख़ानदान ने देखना है, तो आप उसके अंदर पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखते हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी जो आपने स्टैंडर्ड सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उसके अंदर बात ही यही हो रही है, आप प्रोग्राम्स क्यों नहीं करते कि शख्सियतों को बुलाएं, बड़ी शख्सियतों को बुलाएं, आप बड़ी शख्सियतों से बात करें। हाँ, आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, आप किसी दिन अगर किसी मेरे ख्याल में शादी से पहले उनके जो प्राइवेट वीलॉग्स ही खोल लें, आप देखें तो सही कि एक इंसान सोचता क्या है पूरे दिन में। एक तो पोस्ट कर रहा है, एक तो वो पोस्ट कर रहा है, तो मैं ये कहती थी जो प्राइवेट फोन के अंदर जो आपकी गैलरीज होती है वो जरूर देख ले एक दफा, उसमें आपको पता चलेगा कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। हाउ यू ऑब्वियसली हाउ यू लाइक, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, अगर आप ये देखें कि जितना नेचर के करीब रहेंगे वो आपको आजिज़ी में रखेगी, वो आपको हकीकत में रखेगी। लेकिन अगर आपने पूरा दिन ही टेलीफोन के ऊपर गुजार दिया है और उसके अंदर आपने मूवी एक्ट्रेसेस और अब तो भी पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि कुछ साइट्स को रिस्ट्रिक्ट करें बच्चों के अंदर, इस चीज़ के ऊपर भी कि आप जो इतना ज़्यादा ग्लैमराइज्ड है, और जब आप खुला या उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो रही हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोबिंग कर लें, एक सालिसी कमेटी का क्याम भी दे दें। प्री मैरिज काउंसलिंग में बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मैरिज प्लीज, अगर आप लोगों ने कुछ चूज कर लिया, आप समझते हैं, पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि आपकी इतनी दोस्ती है बच्चों से कि जाओ बेटा अपनी मर्जी कर लो, जाओ बच्चियों के साथ भी, और इसको बड़ा वो समझते हैं कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और हमारे बच्चों पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि जाओ बेटा जिसके साथ तुम्हारा दिल करता है तुम कर लो। या फिर बच्चियां भी किधर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये नशा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। और ये आई थिंक अगेन ना लोग कहते हैं जी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, भाई सोसाइटी है, इश्यूज हैं, वी हैव टू एड्रेस। शादी करें जरूर, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, शादी करें। मतलब ये देखें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वजह से आपकी पहली शादी नहीं चल सकी है तो वो स्टॉप नहीं है जिंदगी का, आगे बढ़ना है, जिंदगी को चांस दें, और पहले वाले कैनवस से हट के, उस लेंस से हट के नए सिरे से चांस दें। तो शाबा, चूँकि ज़रा मौजू है ना
पेरेंट्स को नहीं पता होता बच्चा किधर है, बेटा भी और बेटी भी, किसके साथ कनेक्शन है उसका, वो किस रिलेशनशिप में है, वो किस तरह सोच रहा है, पेरेंट्स को ही नहीं पता। और शायद यही भी एक बुनियादी वजह है पेरेंट्स और बच्चों की दूरी की कि फिर आगे चल के चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती और ख़राब होती हैं। और आपने भी फॉर श्योर देखा होगा मफाद की शादियाँ, जो कि पहले से पता होता है आपको जी कि ये मफाद की शादी है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई और चीज़ हो सकती है, वो आपकी कोई ऐसी ग्रोथ हो सकती है जो आपको लगता है कि बस इकट्ठे हमारी होगी शायद, और आगे चल के आपको पता है कि हम साथ नहीं चल सकते। चूँकि आपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम किया, दी अदर डे हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट्स जब मिलती हैं, उनसे बात करते हैं, यही सवाल उनके सामने रखती हैं, एक तो जवाब क्या आता है और दूसरा वो जवाब वैसा क्यों आता है। सबके आजकल तो अगर यूनिवर्सिटी को तो आप छोड़े जी, तीसरी क्लास के बच्चे का दिल टूटा हुआ है, उसकी मोहब्बत में नाकामी हो गई है, 3rd लेवल पे, आप यूनिवर्सिटी तक तो जाकर वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो मेरी जितनी मुलाकात हुई उन बुजुर्गों से हुई जो बिल्कुल अब टूटे दिल, शिकस्ता दिल है। और फिर जैसे वो दिल टूटता है, और वो चीज़ें यही है कि बच्चे जो है उनके अंदर एक जो उम्मीद है ना, वो उसकी कमी मुझे मिली है। मैंने थोड़ी सी मायूसी बच्चों में देखी, और बुजुर्ग बच्चे देखे। मुझे नहीं समझ आती, मैं आज भी तितली से खेलती हूँ, मुझे आज भी चांद सूरज अच्छा लगता है, तो मैं तो बच्ची हूँ। अच्छा, मुझे ये समझाना है साथीज़ा इकराम को भी, प्लीज़, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या जिस वक्त आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या जिस वक्त जो सब्जेक्ट्स हैं इतने ड्राई, सपोज कंप्यूटर जो बच्चा पढ़ रहा है या उधर, तो एक ना एक कॉलेजेस में या स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में आप ये चीज़ें ज़रूर बताएं, और पेरेंट्स भी उन बच्चों को बुजुर्ग ना बनने देना। अब वो बुजुर्ग क्या है कि वो जो सेंस, या तो फिर बच्चे बहादुर बना, अब वो चूहे बिल्ली से डर रहे हैं, वो वीडियो गेम्स के अंदर वो सल्तनतें मैंने देखा है एज ऑफ एम्पायर में, वो जब बाहर आते हैं तो वो चूजे बच्चे वो ऐसे शेर बन के आते हैं। डाइट का कोई पता नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न्स बच्चों के बिल्कुल भी नहीं है, माँ बाप के साथ अटैचमेंट नहीं, अवॉइडिंग बिहेवियर है। हमारे बच्चे मेजॉरिटी, अगर आप माने या ना माने, तो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जा रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से। बहुत बड़ा इशू है और स्कूल तक पहुंच गया है। बिल्कुल, स्कूल्स कॉलेजेस में ये ख्याल करें। दूसरी चीज़ ये डिजिटल हीरोइन के ऊपर हम बात करते थे, आपका सोशल मीडिया, इसको जिसको अभी तो इसको DSM-4 में, इसको बाकायदा 5 में, इसको बाकायदा एक सब्सटेंस अब्यूज, जिसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स, इसके ऊपर बात करें कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है। वो वायलेंस, जब आप ये बात समझना है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये वायलेंस है। अब एक वायलेंट बच्चा जो इसने पूरे दिन आप गेम्स खेल रहा है, वो कंप्यूटर के, उसका कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसको इमोशंस का पता ही नहीं है, उसको इमोजीज का पता है और इमोशंस का नहीं पता। आप ऐसे बच्चे को उठाकर, जो बिल्ली से भी डर रहा है, और वहां पर अब उसका एक सेल्फ इमेज उसने अपना बना लिया हुआ है कि मैं शायद टीपू सुल्तान हूं। आप वर्चुअल वर्ल्ड में तो वो है, लेकिन अब आप उस बच्चे को उठाएं और उस बच्चे को आप जाके एक रिलेशनशिप में डाल दें। जब आप उसको एक रिलेशनशिप में डालेंगे, उसको क्या पता खबर फेलियर आएगा। अब फेलियर आएगा क्योंकि उसने गेम्स के अंदर इनके दोस्तियां हैं, इनकी वो उधर, तो वो मैं ये बात समझने की वो समझती है कि माँ बाप का काम है बच्चों को कंट्रोल ना करें, बर्ड आई व्यू तो दे बच्चों को, असातिज़ा इकराम की चेक भी दें। फिर माँ बाप ने उस्ताद और टीचर का एहतराम। मैंने आपसे कहा सोसाइटी बेहयाई की तरफ जा रही है। जब आप अदब ले लेंगे सोसाइटी से, हया ले लेंगे, हया का कॉन्सेप्ट सारा सिर्फ ठीक है, आपके सेल्फ पर्दा एक अपनी जगह वो है, मगर आपके नफ्स का आपको काबू रखना है। देखिए, झूठ आप बोल रहे हैं, आपके अंदर बीमारियां, जो इखलाकी बीमारियां हम बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, हसद, बुग़्ज़ है, कीना परवरी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं बच्चों के अंदर, मटीरियलाइज्ड बच्चे। और सबसे ज़्यादा जो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें हलाल रिस्क अपनी औलाद को देना है। आप कोशिश करें कि जो रिस्क आपके माँ एक उस हालत में जब वो बच्चा कंसीव कर रही है, तो वो एक हलाल रिस्क का इनटेक करे, और जब बच्चों की तरबियत करे तो ज़रूर उस चीज़ का ख्याल करे। तरबियत नौशाबा आपने बात की है ना, ये बड़ी ज़रूरी है कि घर में तरबियत होनी चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चों को। प्री मैरिज काउंसलिंग आज है हमारे पास, मैं ये समझती हूँ हाँ, नहीं लगता खुद कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बात कहती हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस आए भी कि एक बच्चा 10 साल बाद मेरे पास आया, एक यूनिवर्सिटी का था, और उसको एक ऑब्वियसली एक फैमिली ऐसी थी जो कि एक जागीरदार फैमिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे बलोचिस्तान से। और उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि अब वो बच्चे को एक बच्ची स्कूल में पसंद आ गई, ऑब्वियसली यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आया है, रुके हैं, और मेरे पास जब वो आए तो ठीक था, मगर मैंने उनसे, मुझे पता था जब बच्ची घर जाएगी
तो अब उधर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मैंने कहा आप ना करें, एंड ही सेड कि नहीं, हमें मोहब्बत हो गई है। 10 साल के बाद मेरे पास जब वो वापस आए, उसने कहा कोई ऐसा दिन है कि मैं आपको नहीं भूलता, बिकॉज नाकाम हो जाती है शादियाँ जब, क्योंकि उसके बाद शादी के बाद आपने ख़ानदानी निज़ाम को लेकर चलना है। तो बिल्कुल ऐसे खातून या ऐसे लोगों को देखें जो आपके साथ कहीं ना कहीं अलाइंड हो, उनकी वैल्यूज आपके साथ थोड़ी बहुत मिलती हों। ये बहुत जरूरी और है। आप एक शादी का जो मतलब होता है वो दो इंसानों का नहीं होता, दो खानदान है, दो फैमिलीज की कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। नौशाबा, वक्त बड़ा मुख्तसर था हमारे पास, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में हमने ओवरऑल डिस्कशन कर ली। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, और बहुत सा ख्याल रखें। और जो बात हमने की इसमें हर लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हलाल रिस्क से लेके, तरबियत से लेके, काउंसलिंग से लेके, अपने आप से सवाल से लेकर जो आपको सामने इशू नज़र आता है उसको एड्रेस करने से मुतालिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि ज़ाहिर है ये हमारी सोसाइटीज़ को खड़ा कर रही हैं। तो जहाँ हमें इशू नज़र आता है, इट्स नॉट जस्ट कि हम इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम उसे एड्रेस करने अपना रोल प्ले करना है। आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।